बच्चों, आपके आसपास बहुत सी वस्तुएं आपको दिखाई देती हैं। इस वक्त आप जहां बैठे होंगे, अपने कमरों में, अपने घरों में, आपके आसपास कुर्सी, मेज, पेंसिल, पेन, कॉपी, बर्तन, बहुत सी वस्तुएं दिखाई देती हैं। ज़रा इन्हें गौर से देखिए। ये सब क्या है बच्चों? ये सभी चीज़ें क्या है? पदार्थ हैं। इन वस्तुओं का एहसास हमें कैसे होता है? कोई भी वस्तु हम कैसे जानते हैं कि ये है? या तो हम उसको स्पर्श करते हैं, छूकर, देखकर, उसको उठा करके, विभिन्न तरीके से हमें महसूस होता है कि कोई वस्तु हमारे आसपास है, कुछ हमें दिखाई दे रहा है। हवा हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं। जब वो चलती है तो हमारे बाल हिलते हैं, कपड़े हिलते हैं, या मैदान में अगर हैं हम तो देखते हैं हवा चलती है तो क्या होता है बच्चों? पत्तियां हिलती हैं। तो हमें ज्ञात हो जाता है कि हवा है। तो आपके आसपास जो भी वस्तुएं हैं सब क्या हैं? पदार्थ हैं। चाहे वो हवा है, चाहे वो पानी हो, चाहे कुर्सी मेज हो, लोहा हो, कुछ भी हो, सभी कुछ जो है पदार्थ कहलाता है। तो बच्चों, पदार्थ क्या है? जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिनको हम अपनी इंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं, वह पदार्थ है। कोई भी वस्तु कहीं रखी होती है तो वो अपनी आकार के अनुसार स्थान लेती है। हमने अगर पेंसिल बॉक्स अपनी मेज पे रखा है तो वो मेज पे एक स्थान लेगी। अगर उसी पेंसिल बॉक्स को उठा के हमने अपनी पलंग पे रख दिया है तो वो पलंग पे भी उतना स्थान लेगी। यानी सभी वस्तुएं क्या होती हैं? स्थान लेती हैं। कोई भी वस्तु जब हम उठाते हैं तो हमें एक भार का एहसास होता है, चाहे वो छोटी सी सुई हो या कोई बड़ा सा औजार हो। कुछ भी हम उठाते हैं तो हमें भार का एहसास होता है। कोई भी वस्तु हमें कैसे मालूम चलती है? अपनी इंद्रियों के द्वारा। इंद्रियां आपके, हमारे सभी के शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं। कौन कौन सी? आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। तो इन सभी के द्वारा जिन चीज़ों का एहसास हमें होता है वो सभी क्या हैं? पदार्थ हैं। तो बच्चों, आपके आसपास जो कुछ भी दिख रहा है सब कुछ क्या है? पदार्थ है। चाहे वो धूप बत्ती से निकलने वाला धुआं हो, ग्लास में रखा हुआ पानी हो, किसी भी प्रकार का खिलौना हो, गुब्बारा हो या गुब्बारे में भरी हुई हवा हो, या सारे खेल के सामान हो, किताब हो, औजार हो, कुछ भी हो, जितनी भी वस्तुएं आपको दिखती हैं सब कुछ क्या है? पदार्थ है। तो बच्चों, ये तो हमने जान लिया कि पदार्थ क्या हैं। अब आगे देखते हैं कि ये पदार्थ का निर्माण होता कैसे है। पदार्थ जो होते हैं बच्चों, पदार्थ अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते हैं, जिन्हें हम परमाणु तथा अणु कहते हैं। तो जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वह पानी हो या हवा हो, चाहे वह लोहा हो या लकड़ी हो, सारे पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। और ये कण क्या कहलाते हैं? परमाणु या अणु। बच्चों, इन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते हैं। इन्हें देखने के लिए एक विशेष प्रकार का सूक्ष्मदर्शी होता है, जो कि बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं में होता है। ये हमारे विद्यालय में जो आपको सूक्ष्मदर्शी दिखाई देता है, ये इसके द्वारा हम किसी भी पदार्थ के परमाणु या अणु नहीं देख सकते हैं। इनके लिए विशेष प्रकार का सूक्ष्मदर्शी होता है। परमाणु। परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो परमाणु जो होता है बच्चों, पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है, लेकिन ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है और ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें परमाणु ही भाग लेता है। अणु। परमाणुओं से मिलकर के अणु बनता है। 2 या 2 से अधिक परमाणु संयोग करके परमाणुओं का समूह बनाते हैं, जिन्हें अणु कहते हैं। यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो बच्चों, देखा आपने, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। मतलब परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं, लेकिन अणु स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं।
परमाणु रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं, लेकिन अणु भाग नहीं लेते हैं। तो परमाणुओं से मिलकर के अणु बनते हैं और अणु से मिलकर के कोई भी पदार्थ बनता है। इसको हम बच्चों इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हम कोई एक वाक्य लेते हैं, राम स्कूल जाता है। तो जो पूरा वाक्य होता है वो छोटे छोटे शब्दों से मिलकर के बनता है, और शब्द किससे मिलके बनते हैं? अक्षरों से। तो अगर हम इसे अणु और परमाणु के संदर्भ में देखें तो हमारा जो अक्षर है वो परमाणु है और शब्द अणु है, और इन्हीं अणु से मिलकर के जो वाक्य बना है, वाक्य हमारा क्या है? पदार्थ है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पदार्थ क्या होते हैं और पदार्थ किन से मिलकर के बने होते हैं। आगे देखते हैं कि पदार्थ किन किन अवस्थाओं में पाए जाते हैं। पदार्थ की बच्चों मुख्यतः 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। जितना कुछ आपके आसपास दिखता है, जिन भी वस्तुओं को आप देखते हैं, महसूस करते हैं, वो सभी या तो ठोस होती हैं या द्रव होती हैं या गैस होती हैं। ठोस पदार्थ, अणु पदार्थ की ठोस अवस्था में अत्यंत पास पास होते हैं, जिस कारण उनके बीच अंतराणुक स्थान कम होता है। अंतराणुक स्थान ये बच्चों होता है, जो भी पदार्थ होते हैं वो अणुओं से बने होते हैं। उन 2 अणु के बीच में जो स्थान होता है उन्हें हम कहते हैं अंतराणुक स्थान। तो जो ठोस पदार्थ होते हैं, जो ठोस वस्तुएं होती हैं, उनके जो अणु होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। कोई भी वस्तु अगर पास पास होगी तो उनके बीच स्थान कम होगा। तो ठोस में अंतराणुक स्थान बहुत कम होता है, जैसे कि बर्फ, लकड़ी, लोहा आदि। जितनी भी ठोस वस्तुएं होती हैं सब में अंतराणुक स्थान बहुत कम होता है। द्रव पदार्थ की द्रव अवस्था में अणु ठोस की अपेक्षा अधिक दूर दूर होते हैं, जिसके कारण उनके बीच अंतराणुक स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होते हैं, जैसे जल, तेल, दूध आदि। ठोस की अपेक्षा जो द्रव के अणु होते हैं, जो जल के, दूध के या तेल के जो भी अणु होते हैं, वो ठोस की अपेक्षा थोड़े से दूर दूर होते हैं। अगर वस्तु दूर दूर होगी तो उनके बीच स्थान भी ज़्यादा होगा, यानी कि द्रव में ठोस की अपेक्षा अंतराणुक स्थान ज़्यादा होता है। गैस पदार्थ की गैस अवस्था में अणु बहुत दूर दूर होते हैं, उनके बीच अंतराणुक स्थान बहुत अधिक होता है। उदाहरण धुआं, भाप, वायु आदि। जो गैसीय अवस्था होती है किसी भी पदार्थ की, उनके जो अणु होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, और जब वस्तु दूर दूर होती है तो उनके बीच स्थान भी बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि गैसीय अवस्था में, पदार्थ की गैसीय अवस्था में अणुओं के बीच का जो स्थान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि उनके बीच अंतराणुक स्थान बहुत ज़्यादा होता है। एक गतिविधि के द्वारा हम ठोस, द्रव और गैस की कुछ और विशेषताओं को भी जानते हैं। आइए बच्चों, हमारे पास यहाँ पर 3 बॉटल है। एक में हमने बालू लिया है, बालू यानी कि पदार्थ की ठोस अवस्था। दूसरे में हमने जल लिया है, जल क्या है बच्चों? पदार्थ की द्रव अवस्था। तीसरी बॉटल खाली है। नहीं बच्चों, खाली नहीं है, इसके अंदर हवा भरी है, और हवा क्या होती है? द्रव की गैसीय अवस्था। अगर हम पहली बॉटल को, यानी कि जिसमें हमने बालू रखा है, ठोस रखा है, उसे हम दबाते हैं, थोड़ी सी ताकत लगाइए तो भी जो है ये नहीं दब रही है। इसकी तुलना में अगर हम जिस बॉटल में पानी है, यानी कि पदार्थ की द्रव अवस्था है, उसे हम दबाते हैं तो वो थोड़ी सी ठोस की तुलना में थोड़ा सा दबता है। लेकिन जो तीसरी बॉटल है जिसमें हमने हवा ली है, यानी कि पदार्थ की गैसीय अवस्था, जब हम उसे दबाते हैं तो वो पूरी तरीके से, आसानी से, पूरी तरीके से दब जाती है। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? ऐसा इसलिए है
कि जो भी पदार्थ होते हैं उनके जो अणु होते हैं उन अणुओं के बीच में एक आकर्षण बल होता है जिनसे हम अंतराणुक आकर्षण बल भी कहते हैं। ये जो बल होता है दो अणुओं के बीच जो लगता है वो ठोस में सबसे ज़्यादा होता है और इसके कारण ठोस की आकृति निश्चित होती है। किसी भी ठोस पदार्थ की आकृति आप नहीं बदल सकते हैं। द्रव में दो अणुओं के बीच लगने वाला जो बल होता है वो ठोस की तुलना में कम होता है, इसलिए द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है। इसे आप जिस बर्तन में डालेंगे ये उसी की आकृति ले लेता है। तीसरा, गैस। गैसीय अवस्था में दो अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है वो ना के बराबर होता है, इसलिए गैस की ना तो आकृति निश्चित होती है और ना ही आयतन निश्चित होता है। इसे फिर से देखते हैं। ठोस की निश्चित आयतन और निश्चित आकार होते हैं। कोई भी ठोस वस्तु है उसका आकार निश्चित और आयतन हमेशा ही निश्चित होगा, चाहे वो इस जगह पे रखा हो या किसी अन्य जगह पे रखा हो। उसकी तुलना में द्रव निश्चित आयतन होता है परंतु निश्चित आकार नहीं होता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने 1 लीटर दूध लिया है। अब 1 लीटर दूध को अगर आप जग में रखते हैं, अगर वो 2 लीटर का जग है और जग में आप डालते हैं उसे, तो ऐसा तो है नहीं कि वो दूध 2 लीटर हो जाएगा, रहेगा तो वो 1 लीटर ही है। हाँ, परंतु ये अलग बात है कि वो जग में जाने के बाद जग की आकृति ले लेगा। अब अगर इस 1 लीटर दूध को हम किसी बड़े से पतीले में डालते हैं तो वो उस पतीले की आकृति ले लेगा, लेकिन उसकी जो मात्रा है वो 1 लीटर ही रहेगी। यानी कि द्रव आकृति तो बदल रहा है लेकिन उसका जो माप, उसका जो आयतन है वो निश्चित है। लेकिन गैस यानी कि जो गैसीय अवस्था होती है पदार्थ की, उसका ना तो आयतन निश्चित होता है ना ही आकृति होती है। जैसे आपने कभी अगर आपने अपने घरों में हवन होते देखा हो तो हवन से जो धुआं निकलता है, धुआं पूरे कमरे में भर जाता है। अगर कमरे के दरवाजों को खोल दिया जाए तो वो बाहर निकल के बाहर के भी जो स्थान होगा उसको भी घेर लेगा। तो जो गैसीय अवस्था होती है उसका ना तो आयतन निश्चित होता है ना ही आकृति निश्चित होता है। ये जिसको जितना फैलाइए ये उतना ही फैलता जाता है और जितना उसको समेटिए, जितना सिकोड़िए, वो उतने में ही रह जाता है। ठोस में कण एक दूसरे के बहुत पास क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित रहते हैं। जैसा भी हमने भी बताया था कि ठोस में जो अणु होते हैं, यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ठोस में जो अणु हैं, देखिए बिल्कुल पास पास सटे हुए एक दूसरे से होते हैं और क्रमबद्ध तरीके से दिखाई देते हैं। ठोस की तुलना में जो हमारा लिक्विड यानी कि जो द्रव है उसमें जो अणु होते हैं वो थोड़े दूर दूर हैं। देखिए यहाँ पे आपको ये दूरी दिख रही है। और इसकी तुलना में जो गैसीय अवस्था है, गैसीय अवस्था में दो अणुओं के बीच की जो दूरी होती है वो और भी ज़्यादा होती है। और यही कारण है बच्चों, अणुओं के ही कारण, किसी भी पदार्थ के अणुओं के ही कारण उनकी अवस्थाएं निश्चित होती हैं कि वो ठोस हैं, वो द्रव हैं या गैस है। अगर उनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होगी, ना के बराबर होगी, तो वो कौन सी अवस्था होगी बच्चों? गैसीय अवस्था। अगर उनके बीच की दूरी थोड़ी सी कम है तो वो द्रव अवस्था होगी, और जब बहुत कम है उसकी तो वो कौन सी अवस्था होगी? ठोस अवस्था। तो बच्चों ये तो हमने जाना कि जो भी पदार्थ, जो भी हमारे आसपास जो पदार्थ हैं उनकी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। पानी को अगर आपने कभी देखा हो तो बच्चों जो पानी होता है वो हमारे समक्ष तीनों अवस्थाओं में उपलब्ध होता है। जल के रूप में भी यानी कि द्रव की, पदार्थ की द्रव अवस्था, भाप के रूप में यानी कि पदार्थ की गैसीय अवस्था, और बर्फ के रूप में जब पानी को हम ठंडा करते हैं, जब वो बर्फ के रूप में जम जाता है तो जो बर्फ होती है वो जल की ठोस अवस्था है यानी कि पदार्थ की ठोस अवस्था है। तो जल हमारे पास ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है।